कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 12th का फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 कवर करने जा रहे हैं। इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे और ये चैप्टर मार्क्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक आता है मार्केट सेगमेंट। देखिएगा, शेयर मार्केट इन इंडिया इज लाइक अ बिग मार्केट प्लेस। शेयर मार्केट जो इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है, वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी, जहां पर लोग बाग जो हैं अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं और बहुत से इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट की, इसके हमें क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, रेजिंग मनी। कंपनीज नीड मनी टू ग्रो एंड इम्प्रूव। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है और ये पैसा उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। बाय सेलिंग शेयर्स, वो क्या करते हैं? शेयर्स को बेचते हैं एंड दे कैन गेट द मनी दे नीड, और जितना उन्हें पैसा चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देखिएगा, आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स के थ्रू पैसा लगाना एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन दी शेयर्स। लोग बाग शेयर्स के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं? ताकि उन्हें वहां पर शेयर्स के थ्रू लगाए हुए पैसे में रिटर्न्स मिल सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हेन कंपनीज ग्रो, जैसे जैसे कंपनीज ग्रो होती हैं, दे क्रिएट मोर जॉब्स एंड प्रोड्यूस मोर गुड्स। वो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, एंड दिस हैव द ओवरऑल इकोनॉमी, और ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जीडीपी को भी राइज करती है। लिक्विडिटी, द शेयर मार्केट मेक्स इट इजी टू बाय एंड सेल शेयर। देखिएगा, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो शेयर्स को लिक्विडिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उन्हें मनी वैल्यू में कन्वर्ट कराने में शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट की, तो ये हमारी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट, देखिएगा, प्राइमरी मार्केट वो होती है जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करती है। The primary market is where the companies or the government issue new securities like stock or bond. जब कंपनी या गवर्नमेंट अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। एक्चुअली प्राइमरी मार्केट के भी दो सेगमेंट है, एक है पब्लिक इशू और एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर आपके शेयर्स 49 लोगों से ज्यादा, मतलब 49 से ज्यादा इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, तो इसे हम लोग पब्लिक इशू करेंगे। लेकिन अगर 49 इन्वेस्टर से कम हमारे शेयर्स को लोग बाय कर रहे हैं, तो इसे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टर 49 से ज्यादा है, तो इसे हम प्राइमरी मार्केट का पब्लिक इशू कहेंगे, और अगर 49 से कम इन्वेस्टर्स हमारे शेयर्स को बाय कर रहे हैं, तो इसे हम प्राइमरी मार्केट का प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। सेकेंडरी मार्केट, एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट हमारी शेयर मार्केट होती है। द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहां पर ऑलरेडी हमारे शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उनको हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट टाइम तो आपने शेयर्स को आईपीओ के थ्रू ले लिया, प्राइमरी मार्केट के थ्रू ले लिया। अब आप उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं, उनके पैसों को लिक्विडाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अब हम बात करते हैं इंडेक्स। अगर आपने देखा हो, इस तरीके का एक एरो होता है जो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारा जो इंडेक्स होता है, ये स्टॉक मार्केट का एक मेजरमेंट डिवाइस होता है जो एक्चुअली ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। और अगर हम इस एरो की बात करते हैं और हम बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स की, तो एन इंडेक्स इज मेड अप ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक। जो हमारा इंडेक्स होता है, सेलेक्टेड स्टॉक से बना हुआ होता है। एक्चुअली हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में 50 मेजर कंपनीज होती हैं और 13 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया। इतने बड़े बड़े सेक्टर्स के ये लोग 50 बिग कंपनीज लेते हैं। उन 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस से ही हमारा इंडिया का इंडेक्स इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर निफ्टी 50 हमारे इंडिया का इंडेक्स है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो सेकंड पॉइंट आता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एंड इंडेक्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ दी सेलेक्टेड स्टॉक। देखिएगा, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है, इनके परफॉर्मेंस को ये इंडेक्स इंडिकेट करता है। इट शोज वेदर द ओवरऑल मार्केट और ए स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन। ये इंडेक्स आपको ये भी बताता है कि पूरी मार्केट अप हो रही है या कोई एक स्पेशल सेक्टर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। बेंचमार्क, इन्वेस्टर यूज दिस एज ए बेंचमार्क टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन इन्वेस्टमेंट। इमेजिन करिएगा, मैंने या आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज में पैसा लगाया और वहां से हमें रिटर्न आ रही है 12% की, लेकिन ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये 15% की रिटर्न दे रहा है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा पोर्टफोलियो इस निफ्टी 50 से वीक है, या हमारे पोर्टफोलियो की अगर रिटर्न 18 या 20% आ रही है, तो इसके अलावा हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एक तरीके से इसे कंपैरिजन में यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ। वाई इंडेक्स मैटर, ये इंडेक्स क्यों मैटर करता है हम लोगों के लिए? मार्केट हेल्थ,
इंडेक्स शोज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्टॉक मार्केट, ये कहीं ना कहीं मार्केट की हेल्थ बताता है। मतलब ये हो गया कि जनरली अगर ये एरो हमारा अपलिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है, ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक राइज हो रहे हैं। और अगर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ज्यादातर कंपनीज के शेयर डाउन हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर यूज दीज टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। अगर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब मार्केट की हेल्थ अच्छी है, तो इन्वेस्टर बेधड़क होकर पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ द टॉपिक इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया आपकी कंपनी की कैपिटल साइज कितना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं, ये बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी में होता है। ये हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी का जो साइज है, कैपिटल साइज है, वो कितना है। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन को निकालने के, आपके शेयर्स का जो भी क्लोजिंग प्राइस है और आपके जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस 100 है और 1 मिलियन शेयर्स हैं। इसका मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 100 मिलियन का है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये 3 तरीके का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी सारी लार्ज कैप में आती हैं। इसी हिसाब से मिड कैप, दीज आर द मीडियम साइज कंपनी, जो हमारी मीडियम साइज कंपनी होती है, जिनकी कैपिटल मीडियम साइज की होती है, मिड कैप में आते हैं। स्मॉल कैप, दीज आर द स्मॉलर कंपनी, जो हमारी कंपनीज जिनकी कैपिटल साइज छोटा होता है, उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। स्मॉल कैप के अंदर आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है और रिस्क भी उसी रेशियो में बहुत ज्यादा होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो क्या होता है? तो टॉपिक के अंदर अगर हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो की, एक वैल्यूएबल टूल होता है जो आपके एसेस करता है रिलेटिव साइज को कंपनी की ओवरऑल स्टॉक मार्केट से। मतलब स्टॉक मार्केट से अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंपनी के साइज को, उसे हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो कहते हैं। टर्नओवर, देखिए अकाउंट्स में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। मतलब सिक्योरिटीज का सेल करना या परचेज करना, दैट इज टर्नओवर। टर्नओवर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। टर्नओवर का मतलब होता है हमारे शेयर्स की टोटल वैल्यू जो है सिक्योरिटीज की, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में। नॉर्मली ये हमारा जो टर्नओवर मतलब जो सेल होता है, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में मेजर करते हैं, डेली या एनुअल। डेली टर्नओवर, दिस इंडिकेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड बाइंग और सेलिंग दैट अकर्स इन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में होने वाली सेल परचेज जितने भी शेयर्स किए, उसे हम लोग डेली टर्नओवर कहते हैं। और एक साल में जितने भी हमारे शेयर्स खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उसको हम लोग एनुअल टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर रेशियो क्या होता है? एक कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन साइज है 1,000 करोड़ का और उसने पूरे साल में 500 करोड़ के शेयर्स को ट्रेड किया है, मतलब उसने 500 करोड़ के शेयर्स खरीदे बेचे हैं, इसका मतलब इसका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो 0.5 है। दिस मीन्स हाफ ऑफ द कंपनीज मार्केट कैप वाज ट्रेडेड। मतलब कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है उसका 50% हमने पूरे साल में ट्रेड किया है, इसे हम लोग टर्नओवर रेशियो कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखिएगा, अगर आप कभी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेचुरली अगर आप बाजार में भी जाते हैं, वहां पर आप कुछ सामान खरीदते हैं, आप कुछ पैसे शॉपकीपर को देते हैं, पलट के आपको वो कोई ना कोई प्रोडक्ट देता है। आपने पैसे दिए, उसने आपको सोप दिया या टीवी दिया या कुछ भी दिया। तो ऐसे ही जब भी हम कभी शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो पलट के शेयर मार्केट आपको कुछ प्रोडक्ट्स देती है। तो शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सेविंग आर लिंक टू इन्वेस्टमेंट बाय वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अगर आप अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो आपको वहां से एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो शेयर मार्केट के प्रोडक्ट को हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं। और बेसिकली सिक्योरिटीज क्या होती है? ये कोई भी शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दे हेल्प पीपल इन्वेस्ट देयर सेविंग पोटेंशियल, मेक मोर मनी। अब लोग बाग जो है इन प्रोडक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि ओवर द टाइम इन प्रोडक्ट्स के थ्रू वो ज्यादा रिटर्न्स ले सके। नाउ द टॉपिक इज मार्केट पार्टिसिपेंट। शेयर मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट करता है? तो बेसिकली इन्वेस्टर, जिन लोगों ने पैसा लगाना होता है, इशूअर, जो कंपनीज शेयर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है, और इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकर्स। तो ये बेसिकली 3 वो कैटेगरी हैं, 3 वो पार्ट्स हैं जो हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट कहलाए जाते हैं। मार्केट सेगमेंट, देखो शेयर मार्केट के अंदर कितने टाइप के फर्दर मार्केट्स हैं, मतलब शेयर मार्केट फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहली है हमारी होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी डेरिवेटिव। तो जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, वो फर्दर अपने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब मार्केट सेगमेंट में सबसे पहला आता है हमारा होलसेल डेट मार्केट। एक्चुअली ये मार्केट आपकी जून 1994 में स्टार्ट हुई थी। दिस इज वेयर द वेरियस डेप्ट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। यहाँ पर हम सिर्फ डेप्ट सिक्योरिटीज मतलब बोरोड फंड में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। नवंबर 94, एक्चुअली नवंबर 94 में हमारी कैपिटल मार्केट स्टार्ट हुई थी।
दिस सेगमेंट ऑपरेट यूजिंग द नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेड। और यहाँ पर हमारा नीट सॉफ्टवेयर, नीट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करने लगे थे। ये एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग था। यहाँ पर आप अलग अलग सिक्योरिटीज में डील करते थे, जैसे आपके इक्विटीज या डिबेंचर्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका 2000 जून के अंदर स्टार्ट हुआ था। इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टर डेरिवेटिव्स में डील करता है, विच आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। मतलब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आपके डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी ना किसी एसेट के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये हमारे इंडेक्स फ्यूचर होते हैं, स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, ये वाली मार्केट अगस्त 29 2008 में स्टार्ट हुई थी। दिस सेगमेंट डील विद द ट्रेडिंग इन करेंसी डेरिवेटिव। इस सेगमेंट में हम लोग करेंसी डेरिवेटिव में डील करने लगे थे। मतलब अब शेयर मार्केट के अंदर आप यूएस डॉलर, इंडियन रुपी में डील कर सकते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ यूरो और इंडियन रुपी में डील होने लगा, पौंड इंडियन रुपी में डील होने लगा, जापानीज येन इंडियन रुपी में डील होने लगा। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट के अंदर भी हम इस मार्केट में डील करने लगे। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हमने अगस्त 31 2009 से स्टार्ट किया। तो बेसिकली शेयर मार्केट की एक फर्दर 4 सेगमेंट है, जिसके अंदर एज ए इन्वेस्टर आप डील कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए। देखिएगा, शेयर मार्केट में ओवर द टाइम बहुत सारे चेंजेस आए। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर, सेबी। एक्चुअली शेयर मार्केट के अंदर एक मार्केट रेगुलेटर सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। was established as the market regulator to oversee regulate the security market in India। मार्केट में कोई चीट ना हो, इन्वेस्टर को कोई डिच ना कर सके, और कंपनी जो है अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट्स ना दें। इन सब चीजों को रोकने के लिए सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। शेयर मार्केट पहले हमारी आउटक्राई सिस्टम पर बेस्ड थी। आउटक्राई सिस्टम का मतलब क्या होता है, फिजिकली आपको जाके शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना है, वहां पर ब्रोकर से डील करना है, और ब्रोकर आपको फिजिकली शेयर दिलाएगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने ट्रेड में डील कर सकते हैं। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। इन्होंने शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ा चेंज लेकर आया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से, जिसमें आप ऑनलाइन अपना ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स का घर बैठे। रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल, क्या आपको पता है पहले क्या होता था, जब भी आप शेयर्स को खरीदते या बेचते थे तो आपका इसका सेटलमेंट 14 से 30 दिन के बीच में होता था। लेकिन दिसंबर 2001 के बाद इन लोगों ने T+5 पर लेकर आए। उसके बाद अप्रैल 2003 से इन्होंने T+2 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम किया। मतलब आज की डेट में T का मतलब है ट्रेडिंग, और +2 का मतलब हो गया अगले 2 आपके वर्किंग डे। मतलब अगर आपका मंडे में आप कोई बाय या सेल करते हैं शेयर्स को, तो वेडनेसडे तक वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जिसने उन शेयर्स को बेचा होगा उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। डीम्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट स्टॉक एक्सचेंज के दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। डीमेटलाइजेशन, देखिएगा पहले क्या होता था, इस तरीके के आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, एक फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे। लेकिन आज की डेट में इन शेयर्स को वर्चुअल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड दिस इज नोन एज डीमेटलाइजेशन। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, आज की डेट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड का यूज किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट का बहुत मेजर रिफॉर्म्स रहा है। मेजर्स टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए। ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप इंडियन मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर, आज की डेट में इंडिया की शेयर मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन हो गई है। अब बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे पास ग्लोबल फाइनेंसिंग भी आने लगी है। अब 8th रिफॉर्म आया है हमारा करेंसी फ्यूचर का। एक्चुअली करेंसी फ्यूचर अभी मैंने आपको बताया कि अगस्त 2008 से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग फॉरेन करेंसी में भी डील करने लगे थे। स्टार्टिंग में अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपी में डील होने लगा था, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यूरो इंडियन रुपी, पौंड इंडियन रुपी, जापानीज येन वगैरह में भी डील होने लग गया था। नाउ द 9th इज लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको 31 अगस्त 2009 में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करना शुरू किया गया था। तो इन सब चेंजेस ने कहीं ना कहीं हमारे शेयर मार्केट की पूरी काया पलट दी थी, और ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं हमारे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आए थे। नाउ द टॉपिक इज स्टॉक ब्रोकर। देखिएगा शेयर मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली नहीं पैसा लगा सकते,
आपको एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर क्या है? शेयर मार्केट और आपके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। आप अपना अकाउंट उस ब्रोकर के यहाँ खुलवाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, और उसके बाद वो ब्रोकर जो कि शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा और आपसे कमीशन लेगा। ये कमीशन आपके शेयर्स को बेचते हुए और खरीदते हुए दोनों ही साइड पर लेंगे। स्टॉक ब्रोकर एक मिडिलमैन होता है जो आपको हेल्प करता है आपके शेयर्स को बाय करने में और सेल करने में स्टॉक मार्केट के अंदर। दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। स्टॉक ब्रोकर हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक ब्रोकर की, सेबी क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहता है। फर्स्ट है मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन। स्टॉक ब्रोकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर हमेशा स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए और उसके पास सेबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्लायंस। स्टॉक ब्रोकर मस्ट फॉलो द रूल्स रेगुलेशन बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन है, स्टॉक ब्रोकर हमेशा उनको फुलफिल करे। पेमेंट ऑफ फी। दे मस्ट पे द रिक्वायर्ड फी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ब्रोकर बनने की जो भी फी है वो उनको देनी पड़ेगी। इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल। दे मस्ट एड्रेस इन्वेस्टर्स कंप्लेंट प्रॉम्प्टली। होता क्या है, अगर किसी इन्वेस्टर की कोई भी शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर उसको सॉल्व करे और उस प्रॉब्लम के बारे में सेबी को भी बताया जाएगा कि कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम थी जिसे ब्रोकर ने सॉल्व किया है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रोकर को अपना इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी। एप्लीकेंट जो है एज ए मेंबरशिप सारे के सारे क्राइटेरिया को पूरा करे। इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक ब्रोकर के पास एक ऑफिस होना चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट्स मतलब कंप्यूटर वगैरह होने चाहिए, स्टाफ भी उसके पास पूरा होना चाहिए। एक्सपीरियंस। उसके पास स्टॉक ब्रोकर के पास कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट का डिसिप्लिनरी हिस्ट्री। यहां पर स्टॉक ब्रोकर कभी भी कोई भी इनडिसिप्लिन एक्ट के अंदर ना आया। SEBI checks if the applicant or any of their partner, director, employee have faced disciplinary action in the past. SEBI इस बात को बहुत चेक करते हैं कि जो भी ब्रोकर है उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर या कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी भी इनडिसिप्लिन एक्ट के अंदर पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना आए हो। अब हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप की। एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी एंट्री और एग्जिट को लेके कभी भी कोई भी बैरियर नहीं रहा है। एनीबडी कैन बिकम अ मेंबर। कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है स्टॉक एक्सचेंज का बाय कंप्लाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं अपने आप को, अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करके। एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 यहाँ पर कोई भी पर्सन एलिजिबल हो सकता है जो कोई इंडिविजुअल है। पार्टनरशिप फर्म भी एलिजिबल हो सकती है ऐसे मेंबर बनने के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी अपने आप में मेंबर बन सकती है स्टॉक एक्सचेंज की, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे वो बैंक की सब्सिडीज है वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन सकता है और इवन देन बैंक जो भी करेंसी डेरिवेटिव वगैरह सेगमेंट में अपने आप को मेंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं शेयर मार्केट के तो आप अलग अलग सेगमेंट में बन सकते हैं। पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो भी डिजायर कर रहा है सिक्योरिटी में मेंबर बनने की तो उसके पास बहुत सारे मेंबरशिप बनने के अलग अलग सेगमेंट हैं। वो होलसेल डेप मार्केट, कैपिटल मार्केट और होलसेल डेप मार्केट, कैपिटल मार्केट फ्यूचर एडॉप्शन सेगमेंट, कैपिटल मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव, क्लियरिंग मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इन सब में से आप किसी भी सेगमेंट में मेंबर बन सकते हैं या आप इन सब में भी मेंबर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंबरशिप की। तो आपके पास बेसिकली दो तरीके की मेंबरशिप होती है, नॉर्मल और अल्फा। देखिएगा, आपके यहाँ अगर कोई वाईफाई का कनेक्शन है, हम एग्जांपल लेते हैं जियो का, तो जियो वाले जब भी आपको वाईफाई का कनेक्शन देते हैं तो उनके पास अलग अलग प्लान होते हैं। एक जो सबसे महंगे वाला प्लान होता है उसमें आपकी स्पीड जो होती है इंटरनेट की बहुत ज़्यादा होती है और OTT के भी अनलिमिटेड चैनल होते हैं। लेकिन अगर आप उससे सस्ते वाला प्लान लेते हैं तो OTT के चैनल भी आपको लिमिटेड मिलेंगे और इसके अलावा स्पीड भी इंटरनेट की लिमिटेड मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेंबरशिप की तो एक होती है नॉर्मल मेंबरशिप। अगर आप शेयर मार्केट में नॉर्मल मेंबरशिप लेते हैं तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं अपना। स्टॉक ब्रोकर विद नॉर्मल मेंबरशिप कैन एंगेज इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। आप एज ए स्टॉक ब्रोकर इन नॉर्मल मेंबरशिप वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं। मतलब आपकी बाइंग सेलिंग नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स की कोई भी लिमिट नहीं होगी, आपके बाइंग और सेलिंग की भी कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो बेसिकली नॉर्मल मेंबरशिप उन ब्रोकर्स के लिए होगी जो अनलिमिटेड बिजनेस करना चाहते हैं विद अनलिमिटेड क्लाइंटेज। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अल्फा मेंबरशिप की, दिस मेंबरशिप इज डिजाइंड फॉर फोकस
प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, मतलब अगर आप लिमिटेड लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं लिमिटेड क्लाइंट के साथ, दे मे हैव अ स्मॉलर क्लाइंटेज, तो अल्फा मेंबरशिप के पास हमेशा स्मॉलर क्लाइंटेज होती है और मेन उनका फोकस जो होता है ट्रेडिंग फॉर देयर ओन अकाउंट होता है। दे स्पेशलाइज्ड इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन द स्टॉक स्मॉलर कंपनीज, और अल्फा मेंबरशिप जो है ज्यादातर स्मॉलर कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी को देखती है और उसमें वो ज्यादा ट्रेड करती है। अब ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर में क्या फर्क होता है? देखिएगा, ट्रेडिंग मेंबर ये बेसिकली ऑथराइज होते हैं डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, और इसके अलावा ये अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इनके पास मेंबरशिप होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो ये डायरेक्ट मेंबर बने हुए होते हैं। स्टॉक ब्रोकर इंडिविजुअल और फर्म जो बाय करती है सेल करती है सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, मतलब ये हो गया स्टॉक ब्रोकर जो है क्लाइंट के बिहाफ पर ही शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा और इसके अगेंस्ट वो कमीशन लेगा। जबकि ट्रेडिंग मेंबर अपने लिए भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं और इसके अलावा वो क्लाइंट के बिहाफ पर भी डील कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर मे और मे नॉट होल्ड द डायरेक्ट मेंबरशिप, स्टॉक ब्रोकर के पास डायरेक्टली मेंबरशिप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, एंड दे कैन ऑपरेट थ्रू मेंबरशिप होल्ड बाय लार्ज फर्म्स, और ये किसी भी लार्ज फर्म्स के अंडर में मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप के अलग अलग सेगमेंट आते हैं, ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। नंबर वन, ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है? ट्रेडिंग मेंबर्स आर ऑथराइज टू बाय एंड सेल, मतलब ट्रेडिंग मेंबर्स सिर्फ वो होते हैं जो शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर डील करते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर आर एंटिटीज दैट नॉट ओनली एग्जीक्यूट ट्रेड, मतलब ये वो मेंबरशिप होती है जिसमें आप ट्रेडिंग तो करते ही हैं, मतलब सेल परचेज तो करते ही हैं, बट ऑल्सो हैंडल द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, और इसके अलावा जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है वो भी ये लोग अपने आप कर सकते हैं, ये अपने ब्याह पर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट भी करते हैं। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स आर एंटिटीज दैट एग्जीक्यूट ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये वो होते हैं जो क्लाइंट के बिहाफ पर बाइंग और सेलिंग करते हैं, बट रिलाई ऑन अदर क्लियरिंग मेंबर टू सेटल दोस ट्रेड, लेकिन ये लोग किसी और क्लियरिंग मेंबर पे डिपेंड होते हैं सेटलमेंट के लिए, मतलब सेटलमेंट कोई और करेगा, बाइंग सेल ये लोग करेंगे। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर आर एंटिटीज ऑथराइज्ड टू क्लियर एंड सेटल ट्रेड, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर होते हैं ये लोग ट्रेड नहीं करते, सेल परचेज नहीं करते, लेकिन सेटलमेंट ऑफ डील ये लोग करते हैं। तो बेसिकली ये चार हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है। अब एज ए मेंबरशिप आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? फर्स्ट, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, द एंटिटी मस्ट हैव अ प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर, जो भी एंटिटी मेंबर बनना चाहती है उसके पास एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए कंपनी या पार्टनरशिप। कैपिटल एडिक्वेसी, मेंबर बनने के लिए मेंबर नीड टू डेमोस्ट्रेट सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स टू हैंडल ट्रेड, मतलब आपके पास एक सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए बिजनेस को करने के लिए और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ट्रैक रिकॉर्ड, द एंटिटी शुड हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, जो भी मेंबर बन रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस का होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी भी उसकी क्लाइंट के लिए होनी चाहिए। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल मैनेजिंग द एंटिटी शुड पोजेस रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी मेंबर बन रहा है उसके पास एजुकेशन क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंश्योर दे हैव द नॉलेज एंड स्किल टू मैनेज इन्वेस्टमेंट, और इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि उनके पास नॉलेज और स्किल्स है कि वो इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, मेंबर मस्ट कंप्लाई विद ऑल द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेट बाय सेबी, और जो भी मेंबर बन रहा है वो सेबी के सारे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टर्स के साथ कोई भी चीट ना हो, एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी, और मार्केट के इथिक्स, मार्केट की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबर एट एनएससी, आप एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप मेंबर बन रहे हैं एनएससी के? तो एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर हो सकते हैं, अ कंपनी नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज बट वांट टू ट्रेड सिक्योरिटी ऑन एनएससी, एक कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो फिर भी एनएससी में काम करना चाह रहे हैं। लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, अ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और वो एनएससी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। कॉर्पोरेट शेयर होल्डर आइडेंटिफाइड एज डोमिनेंट शेयर होल्डर, कॉर्पोरेट होल्डिंग अ मेजर स्टेक इन ट्रेडिंग मेंबर, जो कॉर्पोरेट जो है मेजर स्टेक रखते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स में, इन्फ्लुएंस डिसीजन, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
बैंक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बहुत से बैंक्स और गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी नेट वर्थ कम से कम 50 करोड़ है, वो भी मेंबर बन सकते हैं। और फॉरेन एंटिटीज, ओवरसीज कंपनीज जो भी एनएससी में ज्वाइन करके मेंबरशिप लेना चाहते हैं, या इंडियन कंपनीज की सब्सिडीज हैं, वो भी इनकी मेंबर्स बन सकते हैं। व्हाई इज दिस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड? देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रिक्ट रूल्स टू एंश्योर मेंबर आर फाइनेंशियली साउंड। सबसे पहला पर्पस तो है कि जो भी मेंबर बने फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का स्ट्रक्चर, नो डाउट किसी भी पार्टनरशिप और इंडिविजुअल फर्म से फाइनेंशियली तो ज्यादा ही साउंड होता है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल ब्रोकरेज सर्विसेज, और फाइनेंशियली साउंड यूनिट जो है वो ज्यादा अच्छी ब्रोकरेज सर्विसेज दे पाएंगे। दिस बिल्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट, और इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। क्राइटेरिया इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एडिक्वेट कैपिटल। अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल भी उसके पास एडिक्वेट है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, कंप्लायंस विद रेगुलेशन, और वो रूल्स रेगुलेशंस को भी माने, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस, बाय एनफोर्सिंग दीज क्राइटेरिया, अगर हम इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेफगार्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है एंड एंश्योर स्मूथ मार्केट ऑपरेशन, और इससे कहीं ना कहीं मार्केट ऑपरेशन हमारे स्मूथली रन होते हैं। नेट वर्थ एंड डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, देखिएगा यहां पर एज ए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करता हूं तो कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो नेटवर्थ इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी कैपिटल को ऐड करेंगे और उसकी रिजर्व्स को ऐड करेंगे, लेकिन हम उसमें से जो नॉन अलाउएबल एसेट्स हैं उनको माइनस करेंगे। इमेजिन करते हैं एक ट्रेडिंग मेंबर है जिसके पास 50 लाख की कैपिटल और 20 लाख के रिजर्व्स हैं, तो टोटल ये हो गया हमारा 70 लाख। लेकिन उसके पास 10 लाख की वो एसेट्स है जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह जो हमारी नॉन अलाउएबल एसेट्स है। मतलब फिक्स एसेट्स को आप लोग नॉन अलाउएबल एसेट्स मानेंगे। मैं इस 70 लाख में से 10 लाख माइनस करता हूं, तो यहां पर नेटवर्थ जो है 60 लाख है उस कॉर्पोरेट कंपनी की, उस कॉर्पोरेट की। डिपॉजिट रिक्वायर, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट मस्ट बी लिक्विड कैश। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। कोलेट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कैन बी कैश और नॉन कैश, ये कैश और नॉन कैश किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट में हमारी दो कैटेगरी आई है, इंटरेस्ट फ्री और कोलेट्रल, जिसमें से इंटरेस्ट फ्री हमारी लिक्विड कैश में होनी चाहिए और कोलेट्रल कैश और नॉन कैश किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फीस और चार्जेस की बात करते हैं तो बेसिकली एप्लीकेशन फीस है हमारी 10,000 प्लस टैक्सेस। एडमिशन फीस वन टाइम जाएगी 5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस, लेकिन इसमें ये अल्फा मेंबर्स की नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन कैपिटल मार्केट के लिए, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी ग्रुप के लिए 1 लाख और टैक्सेस हैं, जबकि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए 50,000 रुपये टैक्सेस हैं। एडवांस मिनिमम ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए 1 लाख और टैक्सेस है, और एडवांस ट्रांजैक्शन चार्जेस करेंसी डेरिवेटिव के लिए 50,000 और टैक्सेस है। तो जितने सेगमेंट्स में आप डील करना चाहते हैं, जितनी मार्केट्स में आप डील करना चाहते हैं, सबकी अलग अलग फीस विद टैक्सेस है। नेट वर्थ और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, दीज रिक्वायरमेंट्स एंड चार्जेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी। ये सब चार्जेस इसलिए होते हैं ताकि मार्केट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, और हमारे लिए ये इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी इन्वेस्टर और मार्केट दोनों को बेनिफिट दे। नाउ द टॉपिक इज एडमिशन प्रोसीजर फॉर न्यू मेंबरशिप, मतलब एक नए मेंबरशिप के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन सबमिशन, एप्लीकेशन नीड टू फिल आउट अ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंबर बनने के लिए एक एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में है। जैसे आप कभी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो वहां पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट की फॉर्म में है, तो वैसे ही फॉर्मेट की फॉर्म में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसे आपको सबमिट करना है। इट अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और इस एप्लीकेशन के साथ आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। एग्जामिनेशन इंटरव्यू, एप्लीकेंट मस्ट पास एन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आपको पास करना है, और ये जो एग्जाम है आपका NCFM मॉड्यूल्स के नाम से होता है। एग्जाम पास करने के बाद आप जो है इंटरव्यू देंगे मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी में, मतलब आपने पहले एप्लीकेशन फाइल करी, एग्जाम पास करा, उसके बाद मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी के पास आप अपना इंटरव्यू देने गए। मेंबरशिप रिकमेंडेशन प्रोसेस, द मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमेटी इंटरव्यू एप्लीकेशन टू असेस देयर कैपेबिलिटीज। उसके बाद आपका रिकमेंडेशन कमेटी इंटरव्यू लेगी, वो आपकी कैपेबिलिटीज देखेगी, आपके फाइनेंशियल स्टैंडिंग और इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को देखेगी। उसके बाद रिकमेंडेशन कमेटी जो है आपको रेकमेंड करेगी सिलेक्शन कमेटी के पास, मतलब यहाँ से आप सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो फाइनल अप्रूवल करेंगे।
देन उसके बाद सेबी रजिस्ट्रेशन। आफ्टर सिलेक्शन कमेटी, अगर आपका सिलेक्शन कमेटी आपको सेलेक्ट कर देती है, अप्रूवल आपको मिल जाता है, एप्लीकेंट जो है सेबी के पास भेज दिया जाता है और उसको वहां से उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को लेने से पहले डिपॉजिट्स एंड कंप्लायंस, अप्रूव मेंबर मस्ट सबमिट प्रिस्क्राइब मेंबरशिप डिपॉजिट। जो भी मेंबरशिप डिपॉजिट्स हैं, फीस वगैरह, वो आपको देनी पड़ेंगी और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको एनएससी में पूरा करना होगा। ट्रेडिंग एनेबलमेंट, वंस ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, एक बार आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं नीट सिस्टम पर। इंपॉर्टेंस, ये जो प्रोसेस है इंश्योर करता है ओनली क्वालिफाइड और फाइनेंशियली स्टेबल एंटिटीज जो है सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इससे कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है हमारा, रिलायबिलिटी है सिक्योरिटी मार्केट में बनी रहेगी और इन्वेस्टर्स भी हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने मेंबर बनने से रिलेटेड सारी बातें सीखी, उनकी टर्म्स कंडीशन सीखी, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, इसके बाद उनकी फीस वगैरह सब देखे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मेंबर बनने के बाद बहुत सी कंपनीज को लगता है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लगता है, पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि भैया ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग इस तरीके का बिजनेस हम लोगों से तो नहीं हो पाएगा और हमें अपनी मेंबरशिप को सरेंडर कर देना चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि मेंबरशिप को सरेंडर करने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। हम इमेजिन करते हैं कि XYZ सिक्योरिटी उन्होंने डिसाइड करा है कि वो अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मेंबरशिप को सरेंडर करना चाह रहे हैं उसके पीछे रीजन ये कि XYZ सिक्योरिटीज के पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है। दे सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट टू द एक्सचेंज। अब इन्होंने क्या करा है, एक रिटन रिक्वेस्ट एक्सचेंज के पास फाइल करी है और इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो सारे के सारे इन्होंने क्लियर कर दिए। मतलब सरेंडर करने से पहले जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो ट्रेडिंग मेंबर को क्लियर करने होंगे। एक्सचेंज रिव्यू करते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर और उसके बाद कुछ फैक्टर्स को फोकस करते हैं। फैक्टर्स क्या हैं, जैसे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टर का क्लेम। अपॉन अप्रूवल XYZ सिक्योरिटी कैन नॉट रीअप्लाई फॉर मेंबरशिप फॉर 1 ईयर। लेकिन एक बार अगर आपकी सरेंडर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आप 1 साल से पहले दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। दे प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। अब इसके बाद क्या होता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को दिया जाता है, उनको फुलफिल किया जाता है। पब्लिक नोटिफिकेशन इज इशूड फॉर क्लेमिंग अगेंस्ट XYZ। एक पब्लिक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर वगैरह में निकाला जाता है कि XYZ सिक्योरिटी जो है अपनी ट्रेडिंग मेंबरशिप को सरेंडर कर रहे हैं एंड ड्यूज आर सेटल फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स। और उन्होंने जो है अपने ड्यूज को सेटल कर रहे हैं अपने डिपॉजिट से। इफ एनी अमाउंट रिमेन आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर अभी भी कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, XYZ सिक्योरिटी मस्ट पेड विद इन 21 डेज। तो 21 दिन के अंदर अंदर उनको ये पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर सरेंडर, ट्रेडिंग मेंबर हु विश टू सरेंडर देयर मेंबरशिप। जो भी ट्रेडिंग मेंबर है अगर अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करना चाहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, मस्ट सबमिट अ रिटन रिक्वेस्ट। उसको कहना है कि रिटन रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। कंडीशन, बिफोर अप्लाइंग फॉर सरेंडर, मतलब सरेंडर को अप्लाई करने से पहले मेंबर जो है फुलफिल करेगा कुछ कंडीशंस को, जैसे जितने भी एनएससी के ड्यूज हैं वो क्लियर करने होंगे। नोटिफाई करना पड़ेगा अदर मेंबर्स को कि XYZ जो है अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। एक पब्लिक नोटिस दिया जाएगा न्यूज़पेपर में। लॉक इन पीरियड, नॉर्मली डिपॉजिट्स ऑफ ट्रेडिंग मेंबर आर लॉक इन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर सरेंडर। जब भी आप सरेंडरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो एक लॉकिंग पीरियड दिया जाता है कि उन बिटवीन आप अपने सारे ड्यूज क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि सर्टेन एक्सेप्शंस अप्लाई, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस अप्लाई होती हैं। दिस पीरियड इंश्योर दैट ट्रेडिंग मेंबर फुलफिल एनी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन। ये लॉकिंग पीरियड इसलिए होता है कि जितने भी XYZ के आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में वो उनको फुलफिल कर दें। ये आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई फीस है या कोई ड्यूज है। हालांकि इफ अ ट्रेडिंग मेंबर रजिस्टर्ड विद सेबी हैज नॉट येट स्टार्टेड ट्रेडिंग, एक ऐसा ट्रेडिंग मेंबर है जिसने मेंबरशिप तो ले ली लेकिन उसने बिजनेस कभी करा ही नहीं, ट्रेडिंग कभी करी ही नहीं, तो देयर इज नो लॉकिंग पीरियड। तो ऐसे ट्रेडिंग मेंबर के सरेंडरशिप के टाइम पर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता। एडिशनल रिक्वायरमेंट, सरेंडर एप्लीकेशन मस्ट कवर वेरियस एस्पेक्ट। सरेंडर एप्लीकेशन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी, जैसे कोई भी पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन है उसे फुलफिल करना होगा, कोई भी इन्वेस्टर्स के क्लेम होंगे या कोई भी सेबी के आउटस्टैंडिंग फीस होगी, उन सबको वो पूरा करेंगे। अब कॉन्सिक्वेंस क्या है सरेंडर का, वन सरेंडर, एक बार अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आप 1 साल से पहले अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब 1 साल से पहले रीज्वाइनिंग नहीं हो सकती। पब्लिक नोटिफिकेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इशू करते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन दिया जाता है और ये सरेंडरशिप के बारे में बताया जाता है। अलाउइंग टाइम फॉर इन्वेस्टर एंड अदर टू लॉग क्लेम, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या बाकी के लोग हैं उनको ये टाइम दिया जाता है कि वो इस ट्रेडिंग मेंबर जो कि सरेंडर कर रहा है XYZ उसके अगेंस्ट अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं।
सेटलमेंट प्रोसेस आफ्टर पब्लिक पीरियड, पब्लिक नोटिस के पीरियड के बाद सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है जितने भी पेंडिंग ड्यूज होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स उन्हें क्लियर कराते हैं और सारा का सारा अमाउंट जो होता है वो डिडक्ट कराते हैं डिपॉजिट से। फर्दर एक्शन, अगर ट्रेडिंग मेंबर किसी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करने में फेल हो जाता है अपने नोटिफिकेशन पीरियड में, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाता है। इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस एंश्योर ट्रेडिंग मेंबर एग्जिस्ट द मार्केट टू सो रिस्पॉन्सिबली सेटिंग ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देखिएगा ये सारा का सारा सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि सारे के सारे ट्रेडिंग मेंबर अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बिजनेस को शेयर मार्केट में करें, जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और मार्केट की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर आप देखिएगा ये वाली बात हम इस पूरे के चैप्टर में बहुत बार बोल चुके हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, तो ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं इन्हीं दो बातों को फोकस करता है। देखिएगा सस्पेंशन और एक्सपल्शन में क्या फर्क होता है। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी मेंबर के सस्पेंड होने की और एक्सपेल होने की, तो सस्पेंशन हमेशा टेम्परेरी होता है, एक्सपल्शन परमानेंट होता है। सस्पेंशन का जो ड्यूरेशन होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जबकि एक्सपल्शन परमानेंट टाइम के लिए हो जाता है। बेसिकली सस्पेंशन के पीछे के कॉज होते हैं नॉन कंप्लायंस विद फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मान लिया कोई भी बिजनेस फर्म ट्रेडिंग मेंबर जो है फीस वगैरह नहीं जमा करा पाए, तो इसमें से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और जब वो फीस जमा करा देंगे तो उनकी मेंबरशिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। जबकि एक्सपल्शन में क्या होगा, कोई भी नॉन कंप्लायंस हो रहा है लेकिन वो रिपीटेडली हो रहा है या कोई सीरियस मिसकंडक्ट है, तो तब उसे परमानेंट शेयर मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं सस्पेंशन की, तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, चाहे हम बात सस्पेंशन या एक्सपल्शन की करते हैं, मेंबरशिप का और बिजनेस का। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप के सस्पेंशन के रीजंस क्या है। फर्स्ट है मिसकंडक्ट, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी या कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट जिसको वो पूरा करने में फेलियर हो गए हो, या कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट जैसे रिफ्यूज कर दिया उन्होंने किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से, या कोई फॉल्स रिपोर्ट सबमिट करी गई, ये सब चीजें मिसकंडक्ट में आती है। तो मिसकंडक्ट रेफर्स टू सीरियस वायलेशन और अनएथिकल बिहेवियर। अगर किसी मेंबर का अनएथिकल बिहेवियर है तो उसको मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया जाता है। अनबिजनेस लाइक कंडक्ट, ये वो एक्शन इन्वॉल्व करता है जो कहीं ना कहीं फेयरनेस को खत्म करते हैं मार्केट की, मतलब स्टॉक मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को खत्म करते हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में आती है। अब ये कौन सी बातें हैं जो शेयर मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को खत्म करती है? मार्केट में मैनिपुलेशंस करना, कोई भी फॉल्स र्यूमर फैलाना, या किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में होना। अनप्रोफेशनल कंडक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रेडिंग मेंबर उन चीजों में डील करता है जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, या मार्जिन रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पा रहा है, या कंडक्ट कर रहा है बिजनेस किसी सस्पेंडेड मेंबर से, तो ये सब चीजें अनप्रोफेशनल कंडक्ट मानी जाती हैं, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और ये अपने आप में एक पुअर इंटीग्रिटी माना जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पार्टनर्स एंड एम्प्लॉय, ट्रेडिंग मेंबर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन ऑफ देयर पार्टनर्स। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो अपने पार्टनर्स के एक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एम्प्लॉयज के एक्शन के लिए भी वो अकाउंटेबल हैं और अपने एजेंट्स के एक्शन के लिए भी वो अकाउंटेबल है। अगर कोई एम्प्लॉय अनऑथराइज डीलिंग करता है या मार्केट के रूल्स को वायलेट करता है, तो यहां पर ट्रेडिंग मेंबर की मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाता है। सस्पेंशन फॉर फाइनेंशियल नॉन कंप्लायंस, व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर फेल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग मेंबर मार्जिन डिपॉजिट्स नहीं कर पाया या कैपिटल की उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर पाया, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक मेंबर को सस्पेंड करने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे बिजनेस को सस्पेंड करने के पीछे क्या रीजन होते हैं? फर्स्ट, प्रीजुडिशियल बिजनेस, दिस अकर व्हेन ए ट्रेडिंग मेंबर कंडक्ट एक्टिविटीज दैट हार्म द फेयर फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक। कई बार क्या होता है कि ट्रेडिंग मेंबर ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज की फेयर फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। सपोज करिए एक ट्रेडिंग मेंबर है जिसने पूरे के पूरे शेयर मार्केट के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, वो अननेसेसरी लार्ज परचेज कर रहा है या सेल करता जा रहा है, फॉल्स मार्केट इंप्रेशन डाल रहा है, तो ऐसे केस में पूरे के पूरे बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। अनवारंटेबल बिजनेस, जब कभी ट्रेडिंग मेंबर एंगेज करता है ऐसी ट्रांजैक्शन में दैट आर डीम्ड excessive or inappropriate given the financial resources. If a trading member consistently trade in a large volume of particular stock without adequate financial backing, कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेडिंग मेंबर बहुत लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स में डील कर रहा है बट उतना
पैसा उसके पास नहीं है कि वो उतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी के शेयर्स में डील कर सके, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस में भी वो बड़ी डील कर रहा है, तो ऐसे केस में भी बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन, when a trading member financial condition is so poor that it pose risk to its ability to settle transaction, कई बार इतनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाती है कि ये अब रिस्क में चला जाता है ट्रेडिंग मेंबर, उस सिचुएशन में भी बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ सस्पेंशन, देखिएगा सस्पेंशन कंटिन्यू रहता है जब तक कि जिन बातों से सस्पेंड किया गया है वो फुलफिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम पर रिपोर्ट नहीं दी गई है तो उस रिपोर्ट के ना देने की वजह से सस्पेंडेड है, रिपोर्ट देने पर सस्पेंशन खत्म कर दिया जाएगा। या कोई फीस पेंडिंग है और जब वो फीस दे देंगे तो उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया जाएगा। When a trading member business is suspended, जब कभी ट्रेडिंग मेंबर के बिजनेस को सस्पेंड कर देते हैं, this suspension remain ineffective until the trading member meets certain condition, जिस कंडीशंस की वजह से वो सस्पेंड हुआ है जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी उसको सस्पेंड ही रखा जाएगा। अब कंडीशंस क्या होंगी रिमूवल की? डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग मेंबर माइट नीड टू पे द स्पेसिफिक डिपॉजिट, कई बार फीस वगैरह नहीं दे पाते तो वो जब फीस या डिपॉजिट दे देंगे तब उनकी मेंबरशिप को सस्पेंशन से हटा दिया जाएगा। अदर रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग मेंबर्स माइट नीड टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, कई बार क्या होता है दूसरे एक्शंस की वजह से अदर देन पैसों की वजह से भी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसे किसी रिपोर्ट का ना दे पाना, तो इस वजह से भी अगर वो सस्पेंड हुआ है तो जब भी वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया जाएगा। नाउ द टॉपिक इज हमारे सस्पेंशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंस क्या है। सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप राइट, देखिएगा अगर कभी किसी ट्रेडिंग मेंबर को सस्पेंड कर दिया तो वो अपने सारे के सारे राइट्स को लूज कर बैठता है, जितने भी उसे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं उससे भी वो हाथ धो बैठता है। बेसिकली वो किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, ना ही किसी की कंपनी में वो वोटिंग भी नहीं कर सकता, मतलब एक तरीके से सारे उसके राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। राइट ऑफ क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड, लेकिन जिन लोगों ने उससे पैसा लेना है ट्रेडिंग मेंबर से उनके राइट्स अनइम्पेयर्ड रहते हैं, मतलब क्रेडिटर्स ट्रेडिंग मेंबर से पैसे की डिमांड तो कर सकते हैं लेकिन ट्रेडिंग मेंबर जो सस्पेंड हो गया है वो आगे धंधापानी नहीं कर सकता। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सस्पेंडिंग ट्रेडिंग मेंबर मस्ट फुलफिल ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड हो रहा है वो सारे के सारे अपने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करेगा। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, अगला बिजनेस ट्रेडिंग मेंबर नहीं करेगा, पुराने तो सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे करेगा जो भी उसके आउटस्टैंडिंग है पाइपलाइन में, लेकिन नया बिजनेस वो नहीं करेगा। सस्पेंडिंग ट्रेडिंग मेंबर इज नॉट अलाउड टू कंडक्ट एनी न्यू ट्रेड, नया ट्रेड नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता विद अदर मेंबर्स किसी के साथ। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट टू डील विद सस्पेंडिंग ट्रेडिंग मेंबर, और कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर इस सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ भी डील नहीं करेगा। तो एक तरीके से सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर्स के आगे धंधा पानी करने के तो सारे रास्ते बंद हो गए और जिन्होंने उससे पैसा लेना है वो सब लोगों के पावर्स पूरी के पूरे हैं, उनके राइट्स अनइम्पेयर्ड है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है सस्पेंड होने का। एक्सपल्शन की अगर बात करता हूं तो इफेक्ट्स क्या एक्सपल्शन होने के, अभी मैंने बताया था सस्पेंशन टेम्परेरी होता है, एक्सपल्शन परमानेंट होता है। ट्रेडिंग मेंबर्स राइट फॉरफिटेड, एक्सपर्ट ट्रेडिंग मेंबर लूज ऑल राइट्स, जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं उन सबके राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। वो किसी भी प्रॉपर्टी में अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी भी फंड्स में अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं, हालांकि उनके अगेंस्ट जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो उन्हें फुलफिल करनी होती है। ऑफिस वेकेंट, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट मेंबर को अपना ऑफिस वेकेंट करना पड़ता है। राइट ऑफ क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड, जिन भी लोगों ने इस मेंबर से पैसे लेने हैं, एक्सपर्ट मेंबर से पैसे लेने हैं, उनके राइट्स अनइम्पेयर्ड हैं, वो पैसे ले सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट फुलफिल ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसे वो सारे पूरे करने हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स नॉट टू डील विद एक्सपर्ट ट्रेडिंग मेंबर, कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर इस एक्सपर्ट ट्रेडिंग मेंबर के साथ नहीं डील कर सकता। consequence of declaration of defaulter to follow, or rules pertaining to defaulter, the protection fund become applicable to expert ट्रेडिंग मेंबर, और जितने भी उसके डिफॉल्टर कॉन्सिक्वेंस है वो उन्हें सारे फॉलो करनी होंगे। नाउ द टॉपिक इज हाउ ट्रेडिंग मेंबर विल बी डिक्लेयर डिफॉल्टर। अब ट्रेडिंग मेंबर को डिफॉल्टर हम कैसे बता सकते हैं? अ ट्रेडिंग मेंबर में बी डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर, किसी भी ट्रेडिंग मेंबर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिफॉल्टर अंडर वेरियस कंडीशंस, कुछ कंडीशन में। फर्स्ट, अनेबल टू फुलफिल ऑब्लिगेशन, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग मेंबर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्हें डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। एडमिट्स ऑफ इनेबिलिटी, मेंबर
अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं मेंबर्स इनेबल हैं अपने काम को करने में, वो काम कर नहीं सकते हैं, तो उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फेलियर टू पे डैमेजेस, मेंबर कैन नॉट पे डैमेजेस और मनी डिफरेंस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। कई बार ऐसा होता है कि जो भी डैमेजेस हैं या कोई भी पेनल्टीज है, अगर वो टाइम पर पूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देते हैं। फेलियर टू पे ड्यूज टू द एक्सचेंज, और अगर वो शेयर मार्केट के एक्सचेंज के ड्यूज भी नहीं दे पा रहे हैं, तब भी उन्हें डिफॉल्टर डिक्लेयर किया जाता है। द मेंबर डज नॉट पे एनी सम ड्यू टू द एक्सचेंज, अगर कोई मेंबर एक्सचेंज के किसी भी ड्यूज को नहीं दे पाया है, और फेल टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, और कई बार क्या होता है जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑन टाइम पे नहीं दे पाए, तो उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फेलियर्स टू पे अनदर डिफॉल्टर, द मेंबर्स फेल टू पे और डिलीवर मनी और सिक्योरिटीज टू अनदर ट्रेडिंग मेंबर हु हैज बीन डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐसे ट्रेडिंग मेंबर से डील कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें भी डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फेलियर टू अबाइड बाय आर्बिट्रेशन, देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि किसी डिस्प्यूट की वजह से हम लोग कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट से पहले एक सेटलमेंट प्रोसेस होता है जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं, और उस सेटलमेंट प्रोसेस जो कि लीगली है, आप नहीं मानते, उनके जजमेंट को आप नहीं मानते, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी, कई बार मेंबर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, वो कोर्ट में अपने वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उन्हें भी हम डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हैं। एक्सपर्शन और डिफॉल्ट बाय अनदर एक्सचेंज, अगर एक मेंबर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया, सपोज करिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ द टॉपिक इज ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं। ऑथराइज पर्सन आर एजेंट अपॉइंटेड बाय ट्रेडिंग मेंबर, मतलब ट्रेडिंग मेंबर अपने नीचे एक एजेंट अपॉइंट करते हैं जिसे हम ऑथराइज पर्सन कहते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर को हम लोग यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर भी मान सकते हैं। और ये जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है टू हेल्प विद ट्रेडिंग एक्टिविटी इन द कैपिटल मार्केट। ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग मेंबर को हेल्प करते हैं ट्रेडिंग की एक्टिविटीज में, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, कैपिटल मार्केट है, या करेंसी डेरिवेटिव है। ऑथराइज पर्सन कौन हो सकते हैं? कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, ये सब ऑथराइज पर्सन हो सकते हैं। रोल क्या होता है ऑथराइज पर्सन का? ऑथराइज पर्सन एक्ट एज एजेंट फॉर स्टॉक ब्रोकर, ये स्टॉक ब्रोकर के एजेंट होते हैं। दे कैन रिसीव रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन, सैलरी ओनली फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर। बेसिकली जो ऑथराइज पर्सन होते हैं ये कस्टमर्स के साथ भी डील करते हैं, और ट्रेडिंग मेंबर के तो ये अंडर में काम करते ही हैं, तो इनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो ट्रेडिंग मेंबर से मिलती है, ना कि ये कस्टमर से कमीशन लेते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप, ऑथराइज पर्सन का काम होता है क्लाइंट्स को कैच करके ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ उसका रिलेशन तैयार करना, और उसके बाद ऑथराइज पर्सन साइड में हो जाता है। अब इसके बाद पैसों का लेन देन हो गया, पेपर वर्क हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट में चलती है। क्लाइंट इंट्रोड्यूस बाय ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन जो भी क्लाइंट इंट्रोड्यूस कराता है मस्ट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ट्रेडिंग मेंबर। अब यहाँ पर जो क्लाइंट है उसका ट्रेडिंग मेंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ऑथराइज पर्सन साइड में हो जाता है। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट हो गया, ये नो योर क्लाइंट हो गया, फॉर्म, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में होते हैं। ऑथराइज पर्सन कैन नॉट हैव अ ट्रेडिंग रिलेशनशिप डायरेक्टली विद क्लाइंट, ऑथराइज पर्सन क्लाइंट के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं रख सकता है। इशूइंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रेडिंग मेंबर इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, कंफर्मेशन मेमोज, बिल, सब क्लाइंट को डायरेक्टली। मतलब यहाँ पर ऑथराइज पर्सन का काम नहीं है, ये सारा काम ट्रेडिंग मेंबर का है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या डॉक्यूमेंटेशन को क्लाइंट्स को देने का। ऑथराइज पर्सन कैन नॉट इशू दीज डॉक्यूमेंट्स, ऑथराइज पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को इशू नहीं कर सकता है। पेमेंट एंड डिलीवरीज, क्लाइंट मेक पेमेंट एंड डिलीवरी सिक्योरिटी डायरेक्टली टू द ट्रेडिंग नेम ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। यहाँ क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में बिजनेस होता है पैसों को लेकर या शेयर्स के डिलीवरी को लेकर। सिमिलरली ट्रेडिंग मेंबर्स मेक पेमेंट एंड डिलीवरी सिक्योरिटी एक्सचेंज टू द क्लाइंट, और जो ट्रेडिंग मेंबर है वो भी डायरेक्टली क्लाइंट के साथ ही डील करते हैं। ऑथराइज पर्सन का इस डील में कोई भी लेना देना नहीं होता। सब ब्रोकर कौन होते हैं? देखिएगा ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में जो काम कर रहे हैं उनके जो एजेंट होते हैं उसे हम ऑथराइज पर्सन कहते हैं, और स्टॉक ब्रोकर के जो एजेंट होते हैं उसको हम लोग सब ब्रोकर कहते हैं। तो सब ब्रोकर एक तरह से इंटरमीडिएट होते हैं स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट्स के बीच में, जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, बाय और सेल करने में। ये सारे के सारे जो होते हैं
स्टॉक ब्रोकर्स के अंडर में काम करते हैं और सेबी के अंडर में भी ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब सब ब्रोकर सेबी के थ्रू भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं एक प्रिया इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने अपॉइंट करा है राज ट्रेडर्स को। तो प्रिया इन्वेस्टमेंट जो है एक स्टॉक ब्रोकर है, उनके सब ब्रोकर राज ट्रेडर है। रोल, राज ट्रेडर जो है हेल्प कर रहे हैं प्रिया इन्वेस्टमेंट्स को क्लाइंट को लाने में और बाय और सेल करने में शेयर्स के। राज ट्रेडर जो है ये प्रिया इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ एफिलिएट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, प्रिया इन्वेस्टमेंट और राज ट्रेडर नीड टू सबमिट वेरियस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर प्रिया इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक ब्रोकर और राज ट्रेडर मतलब सब ब्रोकर जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे एप्लीकेशन फॉर्म हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है जो सेबी को सबमिट कराया जाता है, जैसे कोई रिकमेंडेशन लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं सेबी को सबमिट कराए जाते हैं। कंक्लूजन, बाय अपॉइंटिंग सब ब्रोकर को अपॉइंट करके जो हमारा राज ट्रेडर है, प्रिया इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स तक रेंज बढ़ाते हैं, ज्यादा अच्छी सर्विसेज देते हैं और बिजनेस को ज्यादा रेगुलेटरी मोड पर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर को हेल्प करते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन में, क्लाइंटेज को बढ़ाने में। अब सब ब्रोकर बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सब ब्रोकर ब्रोकर एग्रीमेंट, एक कॉपी एग्रीमेंट की सब ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में होती है। एप्लीकेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया जाता है जिसके ऊपर सब ब्रोकर सारी डिटेल भर के सेबी को देता है। रिकमेंडेशन लेटर, यहां पर किसे सब ब्रोकर बनाना है इसका रिकमेंडेशन लेटर स्टॉक ब्रोकर देता है। बैंकर्स रेफरेंस लेटर, एक बैंकर्स का रेफरेंस लेटर सब ब्रोकर लेता है। थर्ड पार्टी रेफरेंस लेटर, एक रेफरेंस लेटर लिया जाता है सीएस लॉयर नोटरी से। डिक्लेरेशन ऑफ नॉन कन्विक्शन, एक डिक्लेरेशन लिया जाता है सब ब्रोकर से स्टेटिंग दैट दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड और नॉट करेंटली अंडर ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस। मतलब जो सब ब्रोकर है वो किसी भी चीट या किसी भी ऐसे पेनल्टी ट्रायल में नहीं है, मतलब वो बहुत ही पाक साफ सुथरा किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर अभी तक कोई कोर्ट केस नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन एक्टिविटी का एलिगेशन है। Undertaking about direct dealing, undertaking about the sub broker that they will deal direct with the investor and not with the unregistered intermediaries। मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम अंडरटेकिंग लेते हैं सब ब्रोकर से कि वो डील तो करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ, ना कि अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ। कंफर्मेशन ऑफ सिंगल एफिलिएशन, अ कंफर्मेशन फ्रॉम सब ब्रोकर दैट दे हैव नॉट अप्लाइड थ्रू एनी अदर ट्रेडिंग मेंबर। मतलब ये भी एक कंफर्मेशन लिया जाता है कि जो राज ट्रेडर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया ट्रेडर्स के अंडर में ही काम करेगा, ना कि किसी दूसरे के अंडर में काम करेगा। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सब ब्रोकर्स की निकाली जाती है जो कि एक स्पेसिफिक डेट पर होती है और इसे सीए या सीएस सर्टिफाइड करते हैं। अब सब ब्रोकर बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? सब ब्रोकर कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो सकती है, बट उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। एज, सब ब्रोकर की जो एज होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर है या पार्टनर है, कम से कम 21 साल का होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड, इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब मैं बात एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करता हूँ, इनके पास क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो है गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन का ही होना चाहिए, या इसके अलावा 10 साल नहीं, या क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेबी रेगुलेशन, दे शुड नॉट हैव बीन डिबार्ड बाय सेबी, और सेबी ने इन्हें कभी डिबार ना किया। नाउ द टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सब ब्रोकर। सब ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? सब ब्रोकर जो है मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी, वो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि वो बाय और सेल कर सकें, सिक्योरिटीज में डील कर सकें। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अ सब ब्रोकर मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, मतलब सब ब्रोकर सेबी से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेगा। फी पेमेंट, सब ब्रोकर जो इतनी भी प्रिस्क्राइब फीस है वो सेबी को देगा। इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, सब ब्रोकर एड्रेस करेगा जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व करेगा उसके इन्वेस्टर से रिलेटेड, और इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए वो इन्वेस्टर ग्रीवियंस सेल को ओपन करेगा और ये जितनी भी कंप्लेंट्स है उसके बारे में सेबी को भी इन्फॉर्म करेगा। चेंज इन स्टेटस, इफ देर इज एनी चेंज इन सब ब्रोकर स्टेटस, मतलब वो ऑनरशिप पार्टनरशिप से कॉर्पोरेट एंटिटी बनना चाह रहे हैं, वो ऐसे अपने स्टेटस में कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए सबसे पहले सेबी से परमिशन लेनी होगी। ऑथराइजेशन, सब ब्रोकर मस्ट बी ऑथराइज इन राइटिंग विद द स्टॉक ब्रोकर हु इज मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सब ब्रोकर जो है स्टॉक
ब्रोकर के साथ जो है एक ऑथराइज राइटिंग करेगा, और जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब एक तरीके से सब ब्रोकर ऑथराइजेशन लेगा स्टॉक ब्रोकर से, स्टॉक ब्रोकर भी हमारे सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन की। बेसिकली एप्लीकेंट जो है, जो हमारा सब ब्रोकर है, वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज को देगा। अब स्टॉक एक्सचेंज जो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उसके बाद ये रेकमेंड करेगा स्टॉक एक्सचेंज सेबी को। अब सेबी जो है एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है तब देगा जब सब ब्रोकर सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब मैं बात करता हूँ कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट की। देखिएगा, एडवर्टीजमेंट जो होता है शेयर मार्केट का, वो किसी खाने पीने का ऐड नहीं है, जो मर्जी जैसे मर्जी दे दे। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का ऐड होता है। गलत ऐड जाने से इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ सकता है और इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की इंटीग्रिटी भी खत्म हो सकती है। तो ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज while issuing advertisement in the media have to comply with the code of advertisement। जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स है, अगर एडवर्टीजमेंट देना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और वो सारे के सारे रूल्स वो कौन से होंगे? जो स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए होंगे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। इन परसुएंस ऑफ दैट, a copy of advertisement has to be submitted to the exchange to get a prior approval। मतलब टीवी पर या वेबसाइट पर ऐड चलाने से पहले ट्रेडिंग मेंबर उस ऐड की एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को देगा, और स्टॉक एक्सचेंज उस ऐड को देखने के बाद अगर अपना अप्रूवल देगा, उसके बाद वो जो ऐड है टीवी या वेबसाइट पर चलाया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट की। तो कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट में दो बातें आती हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो पहला हम टॉपिक पढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। किसी भी एडवर्टीजमेंट में स्टॉकर जो ब्रोकर है उसका नाम होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर की आईडी होनी चाहिए, और स्टॉक ब्रोकर का लोगो, ये भी एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट है, ट्रू है, फेयर है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक वार्निंग होनी चाहिए, और वो मिनिमम 10 फॉन्ट साइज की होनी चाहिए। ये वार्निंग आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब इस वार्निंग में आप कोई भी वर्ड ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। एज इट इज ये वार्निंग जो है आपके ऐड में चलनी चाहिए। इन केस मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट आपका एसएमएस या मैसेज होगा, तो नेचुरल एसएमएस और मैसेज में बहुत कम कंटेंट होते हैं, तो यहाँ पर डिटेल जैसे फुल नेम, लोगो वगैरह तो नहीं आप दे सकते। तो एक हाइपर लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद सारी की सारी डिटेल उस लिंक से पता लग जाएगी। एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, अभी तक हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट में क्या होना चाहिए, अब क्या नहीं होना चाहिए। एनीथिंग विच इज अदरवाइज प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिकेशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोहिबिटेड कर रखा है पब्लिकेशन के लिए। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दी जाए जो फॉल्स है, मिसलीड करे, बायस हो। एनी स्टेटमेंट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्हें चीट किया जाए, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। एनी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस नहीं होनी चाहिए, कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए। किसी भी सेलिब्रिटी को आप लोग अपने ऐड में नहीं लेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटी का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है। तो ऐसा ना हो कि उसकी एक लाइन से सारे के सारे फैन जो हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाए और बाद में पता लगा उस सेलिब्रिटी ने जो पैसे लेके गलत स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसे किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं लिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ एनी स्टॉक ब्रोकर्स हु सस्पेंडेड शैल नॉट इशू एनी एडवर्टीजमेंट। और अगर स्टॉक ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड हो चुके हैं तो वो लोग एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर, कि अगर सब ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए तो उसका क्या प्रोसेस होता है। When a trading member or sub broker want to cancel the registration, अगर ट्रेडिंग मेंबर या सब ब्रोकर चाहते हैं कि सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर, एक फॉर्मल लेटर फ्रॉम ट्रेडिंग मेंबर रिक्वेस्टिंग द सरेंडर ऑफ सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन। दिस शुड बी ऑन द ट्रेडिंग मेंबर ऑफिशियल लेटर हेड। मतलब ट्रेडिंग मेंबर के ऑफिशियल लेटर हेड पर एक रिक्वेस्ट फाइल की जाती है कि सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए या सरेंडर किया जाए। अंडरटेकिंग फ्रॉम ट्रेडिंग मेंबर अंडरटेकिंग लेता है। एप्लीकेशन फ्रॉम सब ब्रोकर, अगर सब ब्रोकर ट्रेसेबल है, मतलब सब ब्रोकर वहां पर प्रेजेंट है, तो एक एप्लीकेशन उससे ले ली जाती है। लेकिन अगर सब ब्रोकर प्रेजेंट नहीं है तो क्या किया जाता है, एक टर्मिनेशन नोटिस जो होता है सब ब्रोकर को भेजा जाता है। लेकिन ये जो होता है विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ भेजा जाता है टर्मिनेशन नोटिस। और ये जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी है ट्रेडिंग मेंबर के पास
स्टॉक एक्सचेंज के पास 30 दिन के होल्ड पर होनी चाहिए, मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी मस्ट बी एटलीस्ट 30 डेज बिफोर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से 30 दिन पहले का टर्मिनेशन नोटिस होना चाहिए। पब्लिक नोटिफिकेशन, इसके बाद एक लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो सेबी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसे सेबी को जमा कराना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब ब्रोकर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो चुका होता है, तो फिर एफआईआर की कॉपी और एक एफिडेविट 100 रुपीज का जमा कराया जाता है। अंडरटेकिंग अबाउट सेबी एक्शन, an undertaking from the trading member stating that SEBI has not initiated or taken any action such as inquiry, cancellation, suspension, debarment, मतलब एक ये भी अंडरटेकिंग लेनी होती है कि सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, चाहे वो इंक्वायरी से रिलेटेड हो, कैंसिलेशन, सस्पेंशन या डिबार का हो। पैन कार्ड, इसके बाद एक ट्रू सर्टिफाइड कॉपी पैन कार्ड की सब ब्रोकर की सबमिट कराई जाती है। नाउ द टॉपिक इज क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड ए न्यू क्लाइंट, ट्रेडिंग मेंबर किसी नए क्लाइंट को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो स्टेप्स उसके क्या क्या है, हमारे पास सेवरल स्टेप्स है। सबसे पहला आता है एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। ट्रेडिंग मेंबर मस्ट साइन एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होगा। बोथ पार्टीज मस्ट साइन द पेपर, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टी साइन करेंगी। द एग्रीमेंट्स मस्ट फॉलो द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय एनएससी। ये जो एग्रीमेंट है यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा जो भी एनएससी की है। अब यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय एनएससी इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब ये बेसिकली वो स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पस such as applying for membership registration or any other official purpose. The trading member can add extra clauses. Trading member इसके अलावा कुछ extra clauses भी add कर सकता है as long as they do not conflict with existing rules. ये सारे के सारे clauses ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ तब ऐड कर सकते हैं जब तक कि वो एग्जिस्टिंग रूल्स के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट करे। सेग्रीगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी और वॉलेंटरी, ये दोनों तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग किया जाता है। नो योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन। बेसिकली नो योर क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है, क्लाइंट का एड्रेस, उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल, ये सब चीजें नो योर क्लाइंट्स में ली जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, एड्रेस के लिए आधार कार्ड लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को लिया जाता है। तो ये सब चीजें जो होता है ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट से लेता है। मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट इन्फॉर्म क्लाइंट। ट्रेडिंग मेंबर हमेशा क्लाइंट को इन्फॉर्म करे ट्रेडिंग सेगमेंट के बारे में, जैसे इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में। दे एडमिट टू सेबी, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, द नेचर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, लायबिलिटी, बिजनेस कंडक्ट, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग मेंबर को अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करनी होती है। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट प्रोवाइड अ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट। ट्रेडिंग मेंबर हमेशा अपने क्लाइंट को एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए। इसके अंदर जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रिस्क होते हैं उन सब की डिटेल दी जाती है। क्लाइंट डिफॉल्ट, ट्रेडिंग मेंबर शुड अवॉइड डीलिंग विद द क्लाइंट हु हैव डिफॉल्ट विद अदर स्टॉक ब्रोकर। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या किसी दूसरे ट्रेडिंग मेंबर के यहाँ हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो ऐसे डिफॉल्टर क्लाइंट्स के साथ कोई भी ट्रेडिंग मेंबर रीज्वाइनिंग ना करे। नो क्लाइंट लिमिट, देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ट्रेडिंग मेंबर्स कितने भी क्लाइंट्स अपने पास बना सकता है। पीरियोडिक रिव्यू, ट्रेडिंग मेंबर पीरियोडिकली रिव्यू करे क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, और हमेशा क्लाइंट का डेटाबेस अपने पास अपडेटेड रखे। यूनिक क्लाइंट कोड, देखिएगा एक ही नाम के बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर। अब कौन सा क्लाइंट स्पेसिफिक है जो शेयर्स में डील कर रहा है और किस स्पेसिफिक क्लाइंट को हमें मॉनिटर करना है, उसको एक यूनिक क्लाइंट कोड इशू किया जाता है। बेसिकली यूनिक क्लाइंट कोड बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा हम लोगों को आधार कार्ड मिलता है। एक ही नाम के बहुत सारे लोग इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड पर जो नंबर होगा वो सबका एक जैसा नहीं होगा, वो स्पेसिफिक ही होगा। ऐसे ही शेयर मार्केट में हर एक के पास एक यूनिक क्लाइंट कोड होता है। यूनिक क्लाइंट कोड इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। यूनिक क्लाइंट कोड एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज का। इट एंश्योर दैट एवरी क्लाइंट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। मेन पर्पस क्या होता है, हर एक क्लाइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना और उसकी ट्रांजेक्शन्स को इजीली ट्रेस करना।
By using unique client code, SEBI and stock exchange can monitor and regulate market activities. इस यूनिक क्लाइंट कोड के थ्रू सेबी और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज को बहुत इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। हम इमेजिन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, अंजलि वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। अंजलि स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेड शुरू करना चाहती है। शी अप्रोच टू द स्टॉक ब्रोकर, वो एक स्टॉक ब्रोकर के पास जाती है, फिल आउट द नेसेसरी फॉर्म, और वो नेसेसरी फॉर्म्स स्टॉक ब्रोकर के यहाँ फिल करती है। अपना पैन कार्ड भी वो स्टॉक ब्रोकर को देती है। वेरिफिकेशन, ब्रोकर वेरीफाई अंजलि पैन एंड अदर डॉक्यूमेंट। अब ब्रोकर जितने भी अंजलि से डॉक्यूमेंट्स ले चुका है उन सबको वेरीफाई करने के बाद ब्रोकर असाइन यूनिक क्लाइंट कोड। ये यूनिक क्लाइंट कोड ब्रोकर देते हैं, ना कि सेबी। सबमिट टू एक्सचेंज, ब्रोकर सबमिट अंजलि पैन एंड यूनिक क्लाइंट कोड टू स्टॉक एक्सचेंज। अंजलि का पैन कार्ड की कॉपी और यूनिक क्लाइंट कोड जो कि ब्रोकर ने दिया है, ये दोनों चीजें ब्रोकर खुद स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कराता है। स्टॉक एक्सचेंज अपडेट द डेटाबेस विद अंजलि डिटेल। अब अंजलि के डिटेल का पूरा जो डेटा अपने यहाँ स्टॉक एक्सचेंज अपडेट करता है। अंजलि कैन नाउ स्टार्ट ट्रेडिंग बाय यूजिंग हर यूनिक क्लाइंट कोड। अंजलि अब अपने यूनिक क्लाइंट कोड के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन चाहे बाइंग है या सेलिंग है उस पर वो अपना क्लाइंट कोड डालेगी। रिकॉर्ड कीपिंग, ब्रोकर रिटेन अ कॉपी ऑफ अंजलि पैन एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड। जितने भी ब्रोकर है अंजलि के रिकॉर्ड को अपने पास रखेंगे, चाहे वो उसके पैन कार्ड की कॉपी है या उसकी किसी अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है। दिस एंश्योर दैट ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर मेट। और ये सारा का सारा प्रोसेस ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है और हमारे पास अंजलि का पूरा क्लियर रिकॉर्ड है। मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट, हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। क्लाइंट मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्रिया ने एक ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करा है किसी ब्रोकर के यहाँ। अब ब्रोकर ने प्रिया से कहा है कि वो इनिशियल मार्जिन जो है किसी भी ट्रेड को करने से पहले जमा कराए, और ये इनिशियल मार्जिन 10,000 रुपए, मतलब प्रिया को 10,000 रुपए ब्रोकर के यहाँ जमा कराने हैं किसी भी ट्रेड को करने से पहले। दिस इज इनिशियल मार्जिन। मार्जिन कलेक्शन, प्रिया डिपॉजिट 10,000 इनटू अ सेपरेट अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द ब्रोकर। अब प्रिया जो है ब्रोकर का जो एक अलग से अकाउंट है जिसमें मार्जिन कलेक्शन, अब ब्रोकर जो है प्रिया को एक सेपरेट अकाउंट बताएगा और प्रिया उसके अंदर अपने 10,000 रुपए जमा कराएगी। बेसिकली 10,000 रुपए किस लिए होंगे, अगर किसी भी ट्रेडिंग से कोई भी लॉस होता है तो ब्रोकर जो है उस लॉस को प्रिया के इस 10,000 रुपए से कवर करेगा। ट्रेडिंग सिनेरियो, प्रिया बाय शेयर्स ऑफ ₹50,000, प्रिया ने 50,000 रुपए के शेयर्स बाय करे हैं। ब्रोकर इंश्योर करता है कि प्रिया का मार्जिन सफिशिएंट होना चाहिए इस ट्रेड के अगेंस्ट। डिफॉल्ट सिचुएशन, इफ प्रिया फेल टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर प्रिया अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाई है और इस वजह से अगर कोई भी लॉस होता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो ब्रोकर जो इस लॉस को प्रिया के 10,000 रुपए की मार्जिन मनी से फुलफिल करेगा, और ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है ब्रोकर को किसी भी फाइनेंशियल रिस्क से। तो मार्जिन जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में सेफ्टी को लेकर किसी भी होने वाले पोटेंशियल लॉस को, और ये लॉस ब्रोकर कभी भी बियर नहीं करता, वो लॉस क्लाइंट के मार्जिन मनी से लॉस पूरा किया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जो ट्रेडिंग मेंबर होता है उसके ऑर्डर को हम कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑर्डर प्लेसमेंट, यू इंस्ट्रक्ट योर ब्रोकर टू बाय और सेल स्टॉक। आप अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो आपके ब्याह पर शेयर्स को खरीदें या बेचें। अब ये जो है एक बार आपके इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये सारे के सारे ऑर्डर जो हैं सिस्टम में एंटर कर दिए जाते हैं और ये एक सिस्टम की क्यू में आ जाते हैं। ऑर्डर मॉडिफिकेशन, इसके बाद आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन मॉडिफिकेशन सिर्फ तब हो सकता है जब तक कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, मतलब ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से पहले आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन, ऐसे जैसे आप ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं ऐसे आप अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हुआ। एक बार अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आप उसे कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन कंसिडरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वंस योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, एक बार अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन मे नॉट बी पॉसिबल। आप ना ही तो कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना ही आप कोई कैंसिलेशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट, देखिएगा आप अगर कभी भी शेयर्स बाय करते हैं सेल करते हैं तो आपके शेयर्स को बाय और सेल करने के बाद ब्रोकर के थ्रू आपको एक
कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलीज किया जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी मार्केट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में काम करता है। पर्पस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट कंफर्म करता है डिटेल आपके पूरे ट्रेड की, चाहे वो बाय और सेल की है। मतलब क्लाइंट के ब्याह पर ब्रोकर ने जो डील करा है उसकी पूरी डिटेल इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर होती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ब्रोकर की डिटेल होती है, ब्रोकर का नेम, एड्रेस, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके ट्रेड से रिलेटेड डिटेल होती है, आपका ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड टाइम, सब कुछ होता है। लीगल रिक्वायरमेंट, सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नोट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दे दिया जाता है। मतलब ब्रोकर आपके ट्रेड करने के बाद, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर ट्रेड करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको भेज देगा। रिजर्वेशन एंड कंप्लायंस, ब्रोकर हमेशा इस कॉन्ट्रैक्ट नोट की कॉपी को अपने पास कम से कम 5 साल तक रखता है ताकि किसी भी डिस्प्यूट के टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट एज ए प्रूफ दिया जा सके। पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, व्हेन यू बाय और सेल स्टॉक थ्रू अ ट्रेडिंग मेंबर, अगर आप कभी ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं तो पेमेंट्स वगैरह कैसे होती है? पेमेंट टाइमलाइन, ट्रेडिंग मेंबर मस्ट मेक पेमेंट टू क्लाइंट्स और डिलीवर परचेज सिक्योरिटीज विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द पे आउट डेट्स अनलेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट डिफरेंट अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होता है? ट्रेडिंग मेंबर जो होता है क्लाइंट्स को पेमेंट करता है और उससे शेयर्स को परचेज कर लेता है वर्किंग डेज पर। पे आउट डे, पे आउट डे क्या होता है? पे आउट डे रेफर्स टू द स्पेसिफिक डेट व्हेन द सिक्योरिटीज फंड ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। देखिएगा बड़ा एक सिंपल है, जिस चीजों को हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं उसे बोलते हैं पेन। लाइक अगर कैश जो है स्टॉक मार्केट में जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आप शेयर्स खरीद रहे हैं या आप शेयर्स को बेच रहे हैं तो शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, इसे बोलते हैं पेन। और जब ये बाहर आते हैं, मतलब आपने शेयर्स बेचे तो आपके शेयर्स शेयर मार्केट में गए और पैसा शेयर मार्केट से बाहर आया, इसे बोलते हैं पे आउट। क्लाइंट रिक्वेस्ट, इफ अ क्लाइंट प्रीफर टू डिफरेंट टाइमलाइन, कई बार क्या होता है क्लाइंट डिफरेंट टाइमलाइन को ऑप्ट करना चाहता है पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग मेंबर के आगे रिक्वेस्ट कर सकता है और इसको ट्रेडिंग मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है एज पर कंडीशन। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज। देखिएगा अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया मेंबरशिप क्या होती है, सस्पेंशन क्या होता है और इसके अलावा किस तरीके से ट्रेड होता है, लेकिन इस पूरे के पूरे ट्रेड में ब्रोकरेज, ब्रोकर कितनी चार्ज करता है, मतलब एक ब्रोकर जो है कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा। तो बेसिकली इसका जो रेशो होता है मैक्सिमम 2.5% होता है जितने की डील हो रही है, मतलब सेल और परचेज करने में जितनी भी हम डील कर रहे हैं उसका 2.5%, 2.5% कोई भी ब्रोकर मैक्सिमम चार्जेस कर सकता है एज ए ब्रोकरेज। सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर क्लाइंट एंड ब्रोकरेज, सेपरेट बैंक अकाउंट इज क्रूशियल प्रैक्टिस इन ट्रेडिंग मेंबर। बेसिकली ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट एक क्रूशियल प्रैक्टिस है। मतलब ट्रेडिंग मेंबर एक अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं और एक क्लाइंट्स का बैंक अकाउंट बनाते हैं। अब मैं एक क्लाइंट हूं, मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने पैसे दिए हैं अपने ब्रोकर को, अपने ट्रेडिंग मेंबर को। ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट के पैसों को अलग अकाउंट में रखेगा और जो कमीशन ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर को मिल रही है उस कमीशन को वो अपने अकाउंट में रखेगा। पर्पस, ट्रेडिंग मेंबर हमेशा मेंटेन करते हैं अलग अलग बैंक अकाउंट, क्लाइंट के फंड का अलग, अपना अलग, जिसे हम ऑन फंड अकाउंट कहते हैं। कंपलसरी रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग मेंबर के लिए कंपलसरी है कि क्लाइंट और अपने अकाउंट को अलग अलग रखना। इंपॉर्टेंस, क्लाइंट प्रोटेक्शन, सेपरेट अकाउंट से क्लाइंट के फंड की प्रोटेक्शन होती है, मतलब कोई भी ट्रेडिंग मेंबर उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। रेगुलेटरी कंप्लायंस, दिस प्रैक्टिस अडेयर्स टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और ये कहीं ना कहीं सेफगार्ड करती है क्लाइंट के इंटरेस्ट को। नाउ द टॉपिक इज सेपरेट डीमैट अकाउंट। सेग्रीगेट डीमैट अकाउंट इज एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग मेंबर, मतलब ट्रेडिंग मेंबर अलग अलग डीमैट अकाउंट रखता है। ट्रेडिंग मेंबर मस्ट मेंटेन डीमैटलाइज सिक्योरिटी ऑफ देयर क्लाइंट इन अ सेपरेट अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट्स के लिए अलग से डीमैट अकाउंट रखता है अपने लिए। कैसे? अगर मान लिया ट्रेडिंग मेंबर खुद के लिए कभी शेयर्स खरीदता है तो वो अपना डीमैट अकाउंट अलग रखता है, और अगर वो क्लाइंट्स के लिए खरीदता है तो उनका डीमैट अकाउंट अलग रखता है। दिस अकाउंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अकाउंट वेयर ट्रेडिंग मेंबर होल्ड, मतलब क्लाइंट का अकाउंट अलग होता है ट्रेडिंग मेंबर्स के अकाउंट से। कंपलसरी रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए जरूरी है क्लाइंट और अपना अकाउंट दोनों अलग अलग रखे, और ये सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। इससे कहीं ना कहीं क्लाइंट भी प्रोटेक्टेड रहता है और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो जाता है।
Now the topic is sub-broker client relationship agreement. In the context of security trading, sub-broker play a crucial role as intermediate. देखिए, इस पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल में जो सब ब्रोकर है इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है बिजनेस को हैंडल करने में। ये एक बहुत ही अच्छे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। बेसिकली क्लाइंट और स्टॉक ब्रोकर के ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की, तो सबसे पहले ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट। एक सब ब्रोकर मस्ट एस्टैब्लिश अ ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट। सब ब्रोकर एक ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट बनाता है अमंग देमसेल्फ। उसकी एक कॉपी क्लाइंट के पास होती है, एक कॉपी स्टॉक ब्रोकर के पास होती है। दिस एग्रीमेंट आउटलाइंस द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टी। और ये जो एग्रीमेंट है ये क्लाइंट, ट्रेडिंग मेंबर और सब ब्रोकर तीनों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। Privacy of contract. There should be a confidentiality and privacy in the contractual relationship between stockbroker and sub-broker. स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के बीच का जो रिलेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में किन किन टर्म्स कंडीशंस को रखा गया है, ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। दिस एंश्योर दैट क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन डील्स डिटेल्स आर प्रोटेक्टेड। ये कॉन्फिडेंशियलिटी इस बात को इंडिकेट करती है कि क्लाइंट की डिटेल प्रोटेक्टेड है। Grievance redressal. Sub-broker is responsible for assisting client in resolving any grievance. अगर कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सब ब्रोकर अपना ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल को यूज करता है। और ये सारी की सारी कंप्लेंट्स जो हैं सॉर्ट आउट होने के बाद सेबी को बताई जाती है क्लाइंट्स की किन किन कंप्लेंट्स को सब ब्रोकर ने सॉर्ट आउट किया है। अकाउंट रिकंसिलिएशन। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद सब ब्रोकर फैसिलिटेट करता है अकाउंट्स को रिकंसाइल करने में स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट्स के बीच में। दिस इंक्लूड वेरीफाइंग स्टेटमेंट वेयर पे आउट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। अब क्या होता है कि 3 महीने में कितना डील हुआ है, कितना स्टॉक बाय हुआ है, कितना सेल किया गया है, इन सबको रिकंसाइल किया जाता है। बेसिकली ये चीजें क्यों जरूरी होती हैं, ये जो हमने सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप एग्रीमेंट करा है ये क्यों जरूरी है। फर्स्ट, क्लाइंट सपोर्ट। सब ब्रोकर हेल्प करता है क्लाइंट को नेविगेट करने में जितनी भी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, और कहीं ना कहीं ये इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। सब ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय रिकंसाइल अकाउंट रेगुलरली। हर 3 महीने बाद जब अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है सब ब्रोकर कंट्रीब्यूट करता है स्मूथ ऑपरेशंस को। नाउ द टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिएगा, पीछे जो हमने अभी लेक्चर में देखा था उसमें देखा था कॉन्ट्रैक्ट नोट होता क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल होती है। बट यहाँ पर सब ब्रोकर का इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या रोल है। इशुएंस बाय स्टॉक ब्रोकर। A stock broker is mandate to issue a contract note. स्टॉक ब्रोकर के लिए जरूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू करे अपने क्लाइंट्स के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू सब ब्रोकर। मतलब सब ब्रोकर के थ्रू ही ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट को दिया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कहीं ना कहीं ऑफिशियल कंफर्मेशन होता है जितना भी ट्रेड हुआ होता है। अब सब ब्रोकर का इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या रोल है। सब ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग देयर क्लाइंट इन ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। सब ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बात देखें कि उनके क्लाइंट्स को ये कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इन्वॉल्व ensuring क्लाइंट रिसीव द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉम्प्टली विद ट्रांजैक्शन आफ्टर एग्जीक्यूशन। मतलब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो हैं उनको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट सब ब्रोकर नॉट परमिटेड टू इशू एनी कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिएगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो ब्रोकर इशू करेंगे और सब ब्रोकर सिर्फ उसे अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करने का काम करेंगे। सब ब्रोकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट को खुद इशू नहीं करेंगे, सिर्फ वो डिलीवरी का काम करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट की क्यों जरूरत होती है। लीगल कंफर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट नोट सर्व एज ए लीगल एविडेंस ऑफ द ट्रेड। मतलब जितना भी हमने सेल परचेज करा उसका ये लीगल एविडेंस होता है। प्रोटेक्टिंग बोथ क्लाइंट्स एंड ब्रोकर। ये लीगल एविडेंस जो होता है कहीं ना कहीं क्लाइंट और ब्रोकर दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग से। रेगुलेटरी कंप्लायंस। इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इंश्योर एडेरेंस टू एक्सचेंज रेगुलेशन। मतलब अगर सब ब्रोकर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जो इशू है क्लाइंट को डिलीवर करता है तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन का पार्ट है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट है और रिलायबल है।
क्लाइंट प्रोटेक्शन बाय फैसिलिटेटिंग द रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट को दिया जाता है, सब ब्रोकर कंट्रीब्यूट करता है क्लाइंट के प्रोटेक्शन को और क्लाइंट को सेटिस्फाई करता है इस पूरे ट्रेड से। सिक्योरिटीज फंड, when clients are introduced through a sub-broker in securities trading, the process of settlement where the securities and fund are exchanged, जब भी कोई सब ब्रोकर किसी क्लाइंट को लेकर आता है तो कहीं ना कहीं फंड्स का भी यूज किया जाता है। सेटलमेंट प्रोसेस, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इंट्रोड्यूस्ड बाय सब ब्रोकर। यहाँ पर सब ब्रोकर जो भी क्लाइंट लेकर आ रहा है उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ब्रोकर और क्लाइंट्स के बीच में होती है। सब ब्रोकर तो सिर्फ उसमें हेल्प करता है, मतलब डायरेक्टली बिटवीन द स्टॉक ब्रोकर एंड क्लाइंट बाय डायरेक्ट सेटलमेंट मैटर। अब ये ट्रांजैक्शन ब्रोकर और क्लाइंट्स के बीच में क्यों होती है, इन दोनों के बीच में क्यों होती है, सब ब्रोकर को क्यों यूज नहीं किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट सेटलमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में होती है तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी को इंडिकेट करता है। क्लाइंट रिसीव कंफर्मेशन ट्रांजैक्शंस पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर। लीगल प्रोटेक्शन बाय बाईपासिंग द सब ब्रोकर फॉर सेटलमेंट। जब सब ब्रोकर को इस पूरे सेटलमेंट से बाहर कर दिया जाता है, क्लाइंट आर एश्योर्ड ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट के लिए क्लाइंट को पूरा अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है। रेगुलेटरी एडेरेंस बाय फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस एंश्योर कंप्लायंस विद सेबी। और जब हम ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो ये सेबी के रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस माना जाता है। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट, और ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। Understanding the process of settlement in sub broker transaction is crucial for all parties. अब अगर सब पार्टीज ये समझ जाएं कि सब ब्रोकर का इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या रोल है, इट एंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड इन ए सिक्योर मैनर। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रांजैक्शंस को एंश्योर करेगा कि वो सब सिक्योर मैनर में कंडक्ट की जा रही है। विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, और ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट को प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रिटी को। Investor Service Cell and Arbitration. The Investor Service Cell plays a crucial role in handling investor complaint. Investor Service Cell जो है, जिसका हमने बहुत बार जिक्र किया है, ये इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को हैंडल करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पर्पस क्या होता है? ये मैनेज करते हैं सभी के सभी कंप्लेंट्स को जितनी भी ट्रेडिंग मेंबर्स या कंपनी के अगेंस्ट होती है। जितने भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको सेटल करने का काम इन्वेस्टर सर्विस सेल करता है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन सर्व एज ए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब इन्वेस्टर सर्विस सेल का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ये आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 के अंडर में फुल फ्लेज पावरफुल है। ये स्पेसिफिकली रेगुलेट किया जाता है एक्सचेंज के थ्रू। आर्बिट्रेशन एक जुडिशियल सिस्टम होता है। इसका मीनिंग ये है कि एक जुडिशियल प्रोसेस है, लेकिन ये हमारे एक तरीके से रेगुलेटरी कोर्ट से बाहर का सिस्टम होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? एफिशिएंट होता है। ये एक तरीके से किसी भी डिस्प्यूट्स को कोर्ट में जाने से पहले सेटल करता है, तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। लीगल फ्रेमवर्क ऑपरेट्स अंडर लीगल गाइडलाइन। ये आर्बिट्रेशन लीगल गाइडलाइंस के अंडर में काम करता है, इंश्योर करता है फेयर और कंप्लायंस को। बाइंडिंग डिसीजन, आर्बिट्रेशन अगर कोई भी डिसीजन देता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज, बायर सेलर या ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट, उनको ये कहीं ना कहीं बाइंड करता है। देखिए इन्वेस्टर सर्विस सेल और आर्बिट्रेशन, ये तो समझ में आ गया कि आर्बिट्रेशन इन्वेस्टर सर्विस सेल से पहले की बॉडी है जो कोर्ट से बाहर की बॉडी है, अपने आप में पूरी एक ऑथेंटिक है जो कंप्लेंट्स को इजीली सॉल्व करती है और उनको फास्ट मोड पर डिसॉल्व करने का काम करती है। लेकिन ये काम करते कैसे? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद ट्रेड, अगर किसी क्लाइंट को ट्रेड में प्रॉब्लम है ब्रोकर के साथ या कंपनी के साथ, तो वो अपनी प्रॉब्लम इन्वेस्टर सर्विस सेल में कांटेक्ट करके बता सकता है। दे विल पास ऑन योर कंप्लेंट टू द ब्रोकर। तो इन्वेस्टर सर्विस सेल जो है इस कंप्लेंट को ब्रोकर को बताएंगे और उनसे इसके क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। इन्वेस्टर सर्विस सेल मेक श्योर योर कंप्लेंट्स गेट सॉर्टेड वेरी क्विकली। इन्वेस्टर सर्विस सेल